Good afternoon, everyone. Yes, online वालों good afternoon. कैसी गई एग्जाम्स? सो अभी हाँ, अच्छा डिफिकल्ट था मैथमेटिक्स. अच्छा, मार्क्स अच्छे आएंगे. जो पेपर डिफिकल्ट होता है उसमें मार्क्स अच्छे ही आते हैं, और जो सबसे खराब जाता है ना उसमें सबसे अच्छे नंबर आते हैं. इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. अम, एकदम से एग्जाम हुई और वापस से आपको अर्ली बर्ड के लिए बुला लिया गया है. आपके बेनिफिट के लिए ही दोस्तों, क्योंकि यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. तो रिवीजन ज़्यादा होता है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, और वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. आई एम गोइंग टू टीच यू इनकम टैक्स. सबसे इजी सब्जेक्ट है, द इजीएस्ट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स दैट यू हैव. यू विल लव दिस सब्जेक्ट. मतलब आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा. बट ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है. मतलब सब्जेक्ट इज इजी. आपने सुना होगा कभी, किसी सीनियर से बात करी होगी तो सुना होगा कि थोड़ा सा इनकम टैक्स क्या होता है, डिफिकल्ट पड़ता है. डिफिकल्ट उन लोगों के लिए पड़ता है जिन लोगों को याद रखने में क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है. मेरे हिसाब से ना इनकम टैक्स इज लाइक गर्लफ्रेंड. मतलब मैं सही बोलता हूँ, इनकम टैक्स जो है एक गर्लफ्रेंड की तरह है, एक लड़की की तरह, ऐसा आई शुड से. क्योंकि लड़कियों की आदत होती है बहुत सारी बातें याद रखवाती है. जैसे अगर किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो उसे पता होगा कि यार बर्थडे याद रखो, बर्थडे भूल गए तो दिक्कत आ जाएगी. उसका बर्थडे याद रखो, उसके पापा का बर्थडे, उसकी मम्मी का बर्थडे, उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, उसके एक्स का बर्थडे, है ना. तो ऐसी हाँ, डॉगी का, हाँ इवन डॉगी का. डॉ- हाँ मतलब वही सबके. मेरे इतने सारी बात, पहली बार कब मिले थे, पहली बार जब मैं मिली थी तो क्या पहना था. बातें कितनी आसान है. आप सोचो बातें कितनी आसान. मैं बोलूंगा पहली बार मिले थे तो उसने ये पहना था, और पहली बार इस दिन मिले थे. ठीक है, मैं आपको बोलूं याद रखने के लिए कम से कम आप 20-25 दिन 30 दिन तक का याद रख सकते हैं. लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि यही चीज आपको 2 साल तक क्या करनी है, याद रखनी है, और एकदम से पूछा कोई कि बता देना उस दिन मैंने क्या पहना था, तो थोड़ा सा क्या होता है, इश्यू होता है. सो यही एकमात्र प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट के साथ, कि भैया थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है. दोस्तों मेरा एक्सपर्टाइज ही याद करवाने में. मतलब मैं इसके पहले थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाता था. एक सब्जेक्ट था EIS करके, जो आप लोगों के लिए हटा दिया गया है ना, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. वो सब्जेक्ट पूरा प्योर थ्योरी था, और उसमें मॉड्यूल की लैंग्वेज क्या करनी पड़ती थी, एज इट इज एग्जाम में लिख कर आनी पड़ती थी. एंड वो सब्जेक्ट में पढ़ता था. वो सब्जेक्ट. एंड CS वालों को मैं इनकम टैक्स बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ. CA के अंदर भी मैं इनकम टैक्स 2016 से पढ़ा रहा हूँ. जहां पर मैं क्रैश बैचेस लेता था. CA के अंदर मैं क्रैश बैचेस लेता. अभी रिसेंटली 1-1.5 साल से मैं CA में टैक्स पढ़ाने लगा हूँ. CS वालों को तो मैं काफी टाइम पहले से ही पढ़ा रहा हूँ. मेरा एक्सपर्टाइज है याद करवाना. मतलब मैं ऐसी बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, बट यह है कि अगर 100 पेज पढ़ लें हम, 200 पेज पढ़ लें, 300 पेज पढ़ ले, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं 300 पेज आपको बिना देखे बुलवा सकता हूं. बिना देखे. मतलब अगर हम, मेरे से आपने पढ़ा है तो आपको 300 पेज फिंगर्स पे याद होंगे. अगर आपको कोई बोलेगा ये चैप्टर बोल दो, यू विल नॉट सी द नोट्स, यू विल नॉट सी दी बुक्स. आपको पता होगा चैप्टर में ये सेक्शन है, और इन सेक्शन के अंदर ये सारी बातें. दिस इज माई एक्सपर्टाइज. अभी जैसे जो रिसेंटली बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि अगर याद करवाना है या याद रखना है कोई चीजों को, तो वो मैं अच्छे से करवाता हूँ. एंड मेरा फोकस आपके साथ यही रहेगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से पहले तो थरोली कॉन्सेप्ट समझाऊं. देखो समझने के बाद याद रखना क्या होता है, आसान हो जाता है. तो ऐसा सीधा रटा नहीं जा सकता. पहले हम चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे, एंड उसके बाद उसको याद रखेंगे ना. सर आप याद कैसे करवाते हो, मतलब ऐसा क्या है कि जो अलग टेक्निक है. सी कोई खास टेक्निक नहीं है. मल्टीपल रिविजन्स होते हैं. बहुत बहुत बार हम क्या करते हैं, चीजें रिवाइज करते हैं. जैसे हम आज जो पढ़ेंगे, आज तो वैसे तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज तो हम बातें करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे. ऐसा कुछ है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे. लेकिन जैसे हमने कल से पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब नेक्स्ट डे आएंगे ना, तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डे जो पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड डे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे. जब हम 5th डे पे होंगे तो पहले हम 4 दिन का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे. इससे हमारा थोड़ा टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. हल्का सा टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है. बट उससे आपको ये फायदा होता है, हाँ यार 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले जो पढ़ाया था वो भी हमको आज क्या आ रहा है, याद. वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस सबसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट. एग्जाम में वैसे तो इनकम टैक्स थ्योरी है, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप पूछे जाते हैं. मतलब अगर आपको थ्योरी पता है तो ऐसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होता है, प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करनी होती है. बहुत सारे प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे.
मैं आपको पहले अपने खुद के क्वेश्चंस क्लास में, मेरी आदत है कि मैं नोट्स बनवाता हूँ, आपको नोट्स मिलेंगे ही सही, बट विल मेक नोट्स। मेरा ये सोचना है कि थ्योरी जो होती है उसको एक बार अपन लिख लो ना तो अपने दिमाग में बैठ जाती है। तो मैं अपने आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे उस टाइप की लैंग्वेज में मैं आपके नोट्स बनवाऊंगा। आपको उस मतलब मेरे नोट्स तो आपको मिलेंगे ही सही, वो तो आपके पास है ही, एसेट है ही, आपके पास मॉड्यूल है ही सही, बट आपको लास्ट में रियलाइज होगा कि जो नोट्स आप बना रहे हो ना उससे अच्छी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मल्टीपल क्या मिलेंगे, एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम क्लास में नोट्स बनाएंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिस शीट देता हूँ। जो भी चैप्टर हमारा होगा उसकी आपको क्या मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट, जिसके अंदर पहली बात तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तभी 17-18-20 क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। उसके बाद उस चैप्टर के अगर हम मान करें फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, कहीं 40 होंगे तो 40 करेंगे, कहीं 60 है तो 60 करेंगे, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर वो मेरी शीट होती है जिसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर एक शीट आपको दूंगा जो पास्ट एग्जाम की होती है, जिसके अंदर पिछले 10-20 अटेम्प्ट के क्या होते हैं क्वेश्चंस, बस। उस शीट के अंदर आपको मॉक टेस्ट के भी मिल जाएंगे, जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट लेता है उसके पेपर्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आरटीपीस जो होती है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, वो भी आपको उस शीट के अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लास में नोट्स बनाने हैं, क्लास में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो करने हैं, मेरी खुद की जो शीट होगी उसके क्वेश्चन करने, एंड फिर पास्ट एग्जाम आरटीपीस एंड मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन करने, दैट विल बी इनफ। एग्जाम में मॉड्यूल के बाहर नहीं आता है दोस्तों। आता भी होगा ना 100 में से 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, बहुत से बहुत किसी अटेम्प्ट में आया होगा तो आया होगा। मैक्सिमम टाइम जो चीजें आती है वो कहां से आती है, मॉड्यूल से आती है ना। तो हमारा बेस क्या होना चाहिए हमेशा, मॉड्यूल। मेरे नोट्स तो ही सही, लेकिन आपको जो चैप्टर पढ़ा लिया उसका मॉड्यूल भी जाकर क्या करना है, कंप्लीट करना है। अभी पिछली बार का जो ये जस्ट रिसेंटली पेपर हुआ है, वो रिसेंटली पेपर हमने क्लास में डिस्कस किया। एक एक चीज क्लास में पढ़ी हुई थी, प्लस पूरा मॉड्यूल, मतलब जो पूछा शुरू के 3 से 4 अटेम्प्ट है ना। आप लोगों का अटेम्प्ट विल बी 4th अटेम्प्ट आई थिंक, क्योंकि एक तो अटेम्प्ट नया सिलेबस का हो गया, एक सितंबर में है, और एक कब आएगा आपका जनवरी में, और एक कब आएगा आपका में। तो आपके शुरुआत के अटेम्प्ट्स में आरटीपीस मॉड्यूल्स ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इनके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो फिर वो कहीं और से या कहीं बाहर से क्वेश्चन पूछना क्या करते हैं स्टार्ट। तो फिर जिनके कॉन्सेप्ट ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं उनको ही अच्छा स्कोर करने के लिए मिलता है। बट इनिशियली आप कर सकते हो 3-4-5 अटेम्प्ट में, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सो मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस भी करता हूँ। मेरी 2016 से प्रैक्टिस है, मैं बेसिकली इनकम टैक्स में ही प्रैक्टिस करता हूँ, एंड आई एम अ स्टॉक ट्रेडर ऑल्सो। तो मेरे 2 मेजर काम है पढ़ाने के अलावा, एक ट्रेडिंग, और बेसिकली सट्टा नहीं बोलते उसको, है ना, वो ट्रेडिंग है, और दूसरा जो है वो मेरा क्या है, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस है। मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, उस फर्म का नाम है बीशरॉफ एंड कंपनी, और उस फर्म के अंदर टोटल हम 17 पार्टनर्स हैं। सो मेरा सेगमेंट इनकम टैक्स का है, और बाकी पार्टनर्स हर एक का अपना अपना सेगमेंट है, कोई जीएसटी करता है, कोई ऑडिट करता है। सो ऑडिट भी है मेरा, ऐसा नहीं है ऑडिट है नहीं है। जो ट्रेडिशनल ऑडिट्स है लाइक गवर्नमेंट ऑडिट, बैंक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, ये सब भी मैं थोड़ा एडवर्टीजमेंट अपनी फर्म का भी कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आर्टिकलशिप के लिए आप क्या करें, जब आए तो हमारी फर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई। एंड काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स है। सो अगर आपको सीखने के लिए चाहिए और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए तो यस, वी हैव अ वेरी गुड फॉर्म फॉर इट। नाउ मेरा सब्जेक्ट विल बी पेपर नंबर 3rd। पेपर नंबर 3rd 50 नंबर का इनकम टैक्स, 50 नंबर का क्या था, जीएसटी। इज्जत थोड़ी सी कम कर दी गई, पहले 60 नंबर का था और जीएसटी कितने का था, 40 का। अब इसकी इज्जत थोड़ी गिरा दी गई और कितने का कर दिया, 50 नंबर का कर दिया। कंटेंट बढ़ा दिया, हल्का सा कंटेंट क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और मार्क्स क्या कर दिए है, कम। देखा जाए तो ज्यादा बातें नहीं है। हर्षित सर ने बोला 5-1 हजार, 5-1 हजार नहीं, 8-10 हजार बातें हैं जो मैं आपको बोलूंगा, आपको याद रखनी है, सुनना है, याद रखना है, और एग्जाम में जाकर क्या करना है, लिखकर आना है जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें। देखिए इनकम टैक्स के अंदर हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें करने के, इसका बेसिकली टैक्स लॉस करके सब्जेक्ट है हमारा। नाउ मेरा एक जनरल क्वेश्चन है आप लोगों से कि दुनिया में लॉ हो, टैक्स तो छोड़ो, अभी टैक्स वैक्स की बात बाद में करेंगे, पहले आप मुझे बताओ, व्हाई डू वी हैव एनी लॉ इन एनी कंट्री। कोई भी लॉ क्यों होता है किसी भी देश में, व्हाई डू वी हैव लॉस। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है।
कंट्री चलाने के लिए मतलब अगर अगर लॉ नहीं होगा तो कंट्री नहीं चलेगी। हाँ, प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी। तो व्हाई डू वी, इफ समबडी आस्क यू व्हाई डू वी हैव लॉज इन एनी कंट्री, तो आपको एक ही क्वेश्चन देना है, उसका आंसर यही देना आता है कि प्रॉपर मैनर, डिजायर्ड मैनर में सब लोग क्या करें, वर्क करें, तो ही क्या होगा, सही सिस्टम सही चलेगा। अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी। ट्रैफिक लॉ नहीं होगा तो कोई किधर से भी आ रहा है, कोई किधर भी जा रहा है, इंडिकेटर इधर देखे, आज भी कुछ लोग करते ही है, लेकिन अगर नहीं होगा तो सोचो कितने लोग ऐसा करेंगे, प्रॉब्लम होगी। सब लोगों को डिजायर्ड मैनर में बिहेव कराने के लिए क्या बनाए जाते हैं, लॉस बनाए जाते हैं। जो लॉ होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से पता है? दो टाइप के लॉ होते हैं। नहीं पता, मैं बताता हूं। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, दो टाइप के लॉ होते हैं। एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। हम पूरा एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, आज कोई सेक्शन तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना, इनकम टैक्स की कोई बात करेंगे, इनकम टैक्स के आजू बाजू की बात जरूर करेंगे आज। तो लॉ दो टाइप के होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। व्हाट आर क्रिमिनल लॉस? जब कोई क्राइम करता है, जैसे चोरी करता है, मर्डर करता है, स्मगलिंग करता है, ठीक है, नार्कोटिक्स वगैरह, कोई क्राइम करता है, जो गैर कानूनी चीजें वो करता है, उसको पनिश करने के लिए जो भी लॉ बनाए गए हैं वो कहां पर होते हैं, सिविल लॉ, सॉरी क्रिमिनल लॉस के अंदर। वो चीजें कहां होती है, क्रिमिनल लॉस के। हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ाए नहीं जाते भाई। क्रिमिनल लॉ पढ़ना हो तो जाना कहां पड़ेगा आपको, एलएलबी करने के लिए, ठीक है। फिर लॉ की एक और एक ब्रांच होती है, दैट इज सिविल लॉ। सिविल लॉ वो लॉ होते हैं जो सोसाइटी को या बिजनेस को गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। किसको मैनेज करने के लिए, एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी रहे, किसमें, जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, सोसाइटी में क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए क्या बनाए जाते हैं, सिविल लॉस। सिविल लॉ भी काफी सारे टाइप के होते हैं। सिविल लॉ बहुत सारे टाइप के हैं, तो मैं अपने काम की चीज पे आना चाहता हूं। एक होता है मर्केंटाइल लॉ, ये तो सुना होगा आपने, मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ फाउंडेशन में पढ़ा है बच्चों, बिजनेस लॉस। सब्जेक्ट का नाम क्या था? अरे वो लॉ पढ़ा है कि नहीं? सब्जेक्ट का नाम क्या था? बिजनेस लॉस। तो बिजनेस को गवर्न करने के जो लॉज होते हैं वो कहां आते हैं, मर्केंटाइल लॉस के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपका क्या क्या आता है पता है? एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इसके बाद आपका पार्टनरशिप फर्म का एक्ट यानी पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सोगा दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, है ना। और कौन सा है और पढ़, एलएलपी। यस, आपको क्या पढ़ाया जाता है, एलएलपी पढ़ाया जाता है। मतलब देखो, पार्टनरशिप में दिक्कत ना हो इसलिए व्हाट वी हैव, पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी में दिक्कत ना हो, दैट्स व्हाई वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। तो सिविल लॉ की वो ब्रांच जो कि बिजनेस के मैनेज करने में, बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी लाने में काम आती है, बिजनेस में लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वो कौन से लॉ कहलाते हैं, मर्केंटाइल लॉस। और कौन से हो सकते हैं दोस्तों, कुछ सुना होगा, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ। फिर आपने सुना होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, नेगोशिएबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह की, जहां पे हम बात करते हैं नेगोशिएबल। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शायद पढ़ाया नहीं गया, वो भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे जो लॉ होते हैं दोस्तों, ये कौन से लॉ होते हैं, मर्केंटाइल लॉ। एवरीवन इधर देखना, लॉ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिविल लॉ आर देयर टू मैनेज द सोसाइटी एज वेल एज बिजनेस। इन सिविल लॉ के अंदर जो बिजनेस को मैनेज करने के लॉज होते हैं वो कौन से लॉ कहलाते हैं, मर्केंटाइल लॉस। फिर वी हैव अनदर ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो सिटी को गवर्न या मतलब एक सोसाइटी को गवर्न करने में काम आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए क्या बनाए गए हैं लॉ। फिर किस तरीके से सिटी का डेवलपमेंट होगा, है ना, कितने पेड़ काटे जाएंगे, नहीं काटे जाएंगे, कहाँ ग्रीन एरिया छोड़ना है, प्लॉट के साइज कैसे होंगे, क्या होगा। कंट्री एंड टाउनशिप प्लानिंग एक्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कंट्री एंड टाउनशिप प्लानिंग एक्ट। तो ऐसे सोसाइटी को मैनेज करने के जो बहुत सारे लॉ होते हैं दोस्तों, वो कहाँ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस के अंदर आते हैं, ठीक है। इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है और इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है, सरकार को देश चलाने के लिए दोस्तों पैसे की जरूरत होती है।
तो सरकार ने सिविल लॉ में एक ब्रांच बना रखी है, उस ब्रांच का नाम क्या होता है? रेवेन्यू लॉ। और मेरा लेना देना किससे है? रेवेन्यू लॉ से, है ना। देश चलाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? पैसे। और सरकार के पास पैसे कहां कहां से आ सकते हैं? मतलब सबको सबसे बड़ा एक ही रीजन मालूम है ना, कि सबसे वही सरकार को देश चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। कोई ये नहीं बोल रहा है कि भैया सरकार डिपार्टमेंट बनाकर बिजनेस करेगी या सरकार कंपनियां बनाएगी, कंपनी बनाकर बिजनेस रन करने की कोशिश करेगी। हमारे देश में आपको पता ही है कि देश चलाने के लिए जो सबसे मोटा पैसा आता है वो कहां से आता है? टैक्स से। मतलब आपको जान के हैरानी होगी, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। अगर कोई इंसान 1 करोड़ रुपए कमाता है ना, मतलब उसकी सुखी इनकम, मतलब सारे खर्चे काटने के बाद जो इनकम वो कितनी है? 1 करोड़। फॉर एग्जाम्पल, उस 1 करोड़ का मोटा मोटी 40% तो इनकम टैक्स में चला जाता है। कितना? 40%। मतलब एक करोड़ का 40% आप करोगे तो कितना हो गया? 40 लाख। उसके हाथ में कितने बचे? 60 लाख। अब भाई 60 लाख घर में आए, 60 लाख कोई घर में लाके रखेगा तो नहीं, खर्चा तो करेगा। भाई इतना पैसा कमा रहा है तो कोई इंसान खर्चा करेगा। क्या क्या खर्चे कर सकता है इतना कमाने वाला? कार खरीदेगा। कार खरीदेगा तो कार खरीदने के ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। एसी खरीदेगा, जीएसटी। टीवी खरीदेगा, जीएसटी। मोबाइल फोन खरीदेगा, जीएसटी। फर्नीचर, जीएसटी। घर बनाएगा, जीएसटी। कुछ खाने जाएगा रेस्टोरेंट में तब भी क्या लगेगा? जीएसटी, है ना। अब लग्जरी लाइफ तो जिएगा ना इंसान। मोटा मोटी 60 लाख में से 20 लाख रुपए चले जाते हैं कहां पे? जीएसटी में। 20 लाख रुपए कहां चले गए आपके? जीएसटी में। तो बचा कितना आपके हाथ में अब? 40 लाख। ठीक है, 40 लाख का क्या करोगे बचा के? सर इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में डालेंगे पैसा। एक काम करते हैं, शेयर खरीदेंगे। तो शेयर खरीदेंगे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी के चार्जेस, फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, वहां पर ब्रोकरेज पे फिर से क्या लगेगा? जी, मतलब जो पैसे कमा के इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके ऊपर भी क्या लग रहा है? टैक्स। और एक तो खरीदते टाइम टैक्स लग रहा है, बेचते टाइम टैक्स लग रहा है, और प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट पे फिर से टैक्स लग रहा है। आप समझो, शेयर खरीदने पर भी क्या देना पड़ेगा? भले ही प्रॉफिट हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर खरीदने पे भी क्या देना है? टैक्स। शेयर बेचने पे भी क्या देना है? टैक्स। और बेचने पे जो प्रॉफिट हो गया गलती से उस पे भी क्या देना है? टैक्स। चलो ठीक है सर, हम शेयर मार्केट तो बहुत बेकार चीज है, हम जाएंगे नहीं, सट्टे वट्टे हम नहीं करते। क्या खरीदेंगे? प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, स्टैंप ड्यूटी। प्रॉपर्टी खरीदने पे क्या लग जाएगी? स्टैंप ड्यूटी। भाई चलो एक काम करते हैं सर, ये सब बकवास चीज है, पैसा एफडी में रख देते हैं। पहली बात तो आपको पता है एफडी के अंदर रखेंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू तो क्या होगी? उसकी डाउन होना ही है। चलो रख दिया, उस पे जो ब्याज मिलेगा उस पे भी क्या लगेगा? टैक्स। मतलब जो मैं सेविंग कर रहा हूं, सेविंग के ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके ऊपर भी क्या लग रहा है? टैक्स। मल्टीपल टैक्स। 20 लाख रुपए और चले गए टैक्स में, बचे कितने? बस ये 20 लाख रुपए आपकी कमाई है। सरकार ने आपको 80% क्या कर लिया है? लूट लिया है। अभी रिसेंट एक फैक्ट है कि इंडिया के अंदर मिलियनियर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, मिलियनियर्स जो है वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, और वो ऐसी कंट्री जा रहे हैं जहां पे टैक्स नहीं होता। उसको क्या कहते हैं पता है? मेरे टैक्स की भाषा में उसको टैक्स हेवंस कहते हैं। टैक्स हेवन, ऐसी कंट्री जहां पर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता, या लगता तो है लेकिन कम रेट से लगता है। तो वो कंट्रीज क्या कहलाती है? टैक्स हेवन कहलाती है। आपने देखा होगा कभी रील्स वील्स पे, आजकल तो क्या है कि बताना एग्जांपल्स है ना बहुत ही आसान है, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन बहुत चीजें जानते हैं, बहुत चीजें देखते रहते हैं। जरा सा 30 सेकंड की रील में भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कभी देखा होगा ट्रेडिंग करने को, तो वो दुबई में बैठकर क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। दुबई, सिंगापुर में जाकर काम करते हैं। रीजन ये है कि वहां पर शेयर्स के ऊपर टैक्स नहीं होता। सिंगापुर में शेयर्स पे टैक्स नहीं है, दुबई में तो टैक्स ही नहीं है। दुबई में सिर्फ 5% जीएसटी है। दे हैव 5% जीएसटी। मैं यहाँ सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं या मेरे देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जो आपको फैक्ट है, जो हमारा सिस्टम है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार टैक्स ले, बिल्कुल टैक्स ले, बेशर्त टैक्स ले। लेकिन अमेरिका के अंदर भी 40% टैक्स रेट है, लेकिन 40% टैक्स देने के बाद उनको हेल्थ सुविधाएं मिलती है, उनको उनकी वहां की और ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा क्या है? अच्छा है ना, बहुत वहां पे अलग ही बात है। उनको फायदे मिल रहे हैं टैक्स देने के, अपने को टैक्स देने का कोई फायदा नहीं मिलता जनरली, है ना। वी डोंट गेट एनी बेनिफिट। बट दोस्तों इसकी एक ही प्रॉब्लम है, जनसंख्या। मतलब नंबर 1 हो गए, क्या परफॉर्मेंस है अपना, है नंबर 1। चाइना को छोड़ दिया पीछे। हमारे इनकम टैक्स में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोविजन मिलेंगे कि वो सेक्शन का बेनिफिट 2 ही बच्चों के लिए मिलेगा। मतलब इनकम टैक्स ये कोशिश कर रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, खत्म नहीं हो जाए भाई, बच्चे खत्म नहीं करेंगे बच्चों को,
बच्चे दो ही अच्छे, है ना। सो ये बात मैं बहुत बार कहूंगा आपको इनकम टैक्स में, कुछ सेक्शन में कितने भी अच्छे एंजॉय, नो इश्यूज, लेकिन कुछ सेक्शन का बेनिफिट में आपको दो ही बच्चों का बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा बच्चे होंगे तो शायद आपको कुछ बेनिफिट ना मिले, ठीक है। सो ये था, मतलब इतना मोटा टैक्स दे दिया हम लोगों ने, 20 लाख रुपए बचाए। हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कि कितनी कमाई होनी चाहिए, जो एक मिडिल, मतलब अच्छी लाइफ जीना हो इंडिया में, तो कितनी कमाई होनी चाहिए? एक सर्वे ने बताया था 40 लाख। अगर आपकी 40 लाख कमाई है, सो यू आर अबाव मिडिल, अपर मिडिल, आप अपर मिडिल में आते हो। 40 लाख जो कमा रहा है वो, और जो 40 लाख नहीं कमा रहा, अपन तो सीए बनते सी पैकेज कितना लग जाए, 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख भी कम पड़ेंगे। स्टार्टिंग में तो देखो पैकेज आपको, एवरेज पैकेज तो सीए के अंदर 12 से 15 के बीच में ही रहता है, इवन 10 से 15 के बीच में कह देना चाहिए। बट प्रैक्टिस में बहुत पैसा है दोस्तों। जीवन में जॉब करना, जहाँ नॉलेज लेना, जहाँ आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से करना, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रैक्टिस का सोचेगा ना, उसको 3-4 साल प्रॉब्लम होगी, लेकिन 3-4-5 साल जब आप सेटल हो जाओगे ना, यू विल अर्न ह्यूज, बहुत पैसा है। एंड बहुत सारी स्ट्रीम्स है जिसमें आप अपना एक्सपर्टाइज ला सकते हैं। फाइनेंस है, फाइनेंस पढ़ाया जाता है आपको। इनकम टैक्स है, इसमें आप अपना एक्सपर्टाइज ला सकते हैं। जीएसटी है, ऐसे सारे सब्जेक्ट में अपना अपना क्या ला सकते हो आप, एक्सपर्टाइज ला सकते हो। इनकम टैक्स से भी एक बहुत अच्छी फील्ड होती है इंटरनेशनल टैक्सेशन, जहां पर आपको दूसरी कंट्रीज के टैक्स का भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। वो काम बहुत अच्छा है। वो इंटरनेशनल टैक्सेशन अभी नहीं पढ़ाया जाता, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन कहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, सीए फाइनल में, छोटा सा ही सब्जेक्ट रहेगा, वहां पर डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। वहां एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नई फील्ड जरूर ढूंढना, प्लस टेक्नोलॉजी का साथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को सीखते जाना, टेक्नोलॉजी से हमारी फील्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है वो सीखते जाना। उसका रीजन ये है कि आज आप इनकम टैक्स की एडवाइस आप दोगे कि भैया हम टैक्स कैसे बचाए, कोई भी क्लाइंट आके आपसे यही पूछेगा ना टैक्स कैसे बचाए। अगर जिस दिन एआई सॉफ्टवेयर अच्छे आने लगे तो सबसे अच्छी एडवाइस कौन देगा, एआई। उससे अच्छी तो एडवाइस कोई दे ही नहीं सकता। तो हमें एआई, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि एआई सीधा ही आके अपन को क्या कर देगा, रिप्लेस। वो इनिशियली क्या होगा, हम कैसे एआई की हेल्प से अपने क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे। एआई भी सीखना दोस्तों, ये कब, जब फ्री टाइम हो, जब आपके पास फ्री टाइम हो कि हम अपनी फील्ड में, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, या किस तरीके से एआई का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है, वो सीखना, एक्सेल वगैरह सीखना, ये सब थोड़े से चीजें रखना चाहिए। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, रेवेन्यू लॉ। रेवेन्यू लॉ में मैंने आपको एक टर्म समझाया टैक्स हेवन करके, जिस कंट्री में टैक्स रेट्स क्या होती है, कम। तो कुछ कंट्री, एक तो दुबई, सिंगापुर का नाम सुना होगा आपने, और किसी कंट्री का नाम सुना है, मॉरिशियस। यस, मॉरिशियस। आप पेपर पढ़ते होंगे, बहुत सारा वहां लिखा होता होगा, वो मॉरिशियस से फंड आया है, मॉरिशियस बेस्ड कंपनी ने इंडिया में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है ना। तो मॉरिशियस, सस्पिशियस, मॉरिशियस मतलब क्या है, सस्पिशियस। वहां से पैसा आया है, मतलब हो सकता है कि किसी बड़े, मतलब कोई इलीगल पैसा हो या कुछ ऐसा पैसा हो, क्योंकि सब लोग कहां जाके पैसा जमा कर देते हैं, मॉरिशियस में। आपने स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड में भी टैक्स नहीं, ऐसा करके नहीं, टैक्स है वहां पे, लेकिन वहां पर एक बैंक है ना, वो स्विस बैंक। उसके अंदर जो पैसा रहता है उसकी इंफॉर्मेशन वो लोग क्या नहीं करते, नहीं के। एक कीमैन आइलैंड करके है, कीमैन आइलैंड, तो लोग यहाँ जाके रहते हैं। वो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, आओ हमारे वहां पैसे लगाओ, पैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। सो गवर्नमेंट का पूरी नजर रहती है, इन कीमैन आइलैंड से पैसा आ रहा है, मॉरिशस से पैसा आ रहा है ना, तो उन पे नजर रखते हैं वो लोग। टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाती है। हमारी तो टैक्स हेवन है नहीं, काफी रेवेन्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनकम टैक्स और जीएसटी पे। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट की बात ये भी बताता हूं कि इनकम टैक्स से सरकार को फायदा नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स से सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, मतलब फायदा कैसे होगा सरकार को, इनकम टैक्स से तो कमाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स लगाते क्यों है, कमाई हो सरकार की। लेकिन सरकार कमाई करने के लिए क्या करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया है, उसके अंदर क्या रख रखे एम्प्लॉइज, और उनको क्या दे रहे हैं, सैलरी। समटाइम्स इट हैपेंस लाइक कि उनकी सैलरी क्या हो जाती है ज्यादा, और टैक्स कलेक्शन क्या होता है, मतलब जो सरकार का पर्पस है इनकम टैक्स को लेके, कि इट इज लाइक कि यार भैया हमारे को तो क्या होना चाहिए, कमाई होना। जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन तो मोटिव है ही सही, लेकिन इनकम टैक्स लगाने का एक और एक रीजन है,
वो रीजन मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि वो रीजन क्या था। हो सकता है सरकार की कमाई हो रही हो सकता है सरकार की कमाई नहीं हो रही हो, लेकिन एक मोटिव है टैक्स लगाने का, वो बताता हूं बाद में। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सरकार किसी भी मैटर पे क्या किसी भी मैटर पे टैक्स लगाया जा सकता है? क्या किसी भी मैटर पे टैक्स लगाया जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो था लॉ कितने टाइप के होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भैया कितने टाइप्स के सिविल लॉ होते हैं, और तीसरी बात ये आ गई कि क्या किसी भी मैटर पे सरकार टैक्स लगा सकती? क्या सरकार ऐसा बोल सकती है कल से है ना सांस लेने पे टैक्स? क्यों क्यों नहीं? सांस में हम टैक्स लगाएंगे तो सांस हम लेंगे कैसे? सांस तो मुंह से ही लेंगे बेटा, सांस तो मुंह से ही लेंगे। टैक्स लगाने, पानी भी तो पीते, पानी में भी टैक्स लगता है। अरे भाई वाटर चार्जेस लग रहे हैं ना, तो पानी पे, हवा पे क्यों नहीं लग रहा है? पानी का नेचुरल नहीं है। ओनली ऑन मेजरेबल थिंग्स। अच्छा एक बात, सांस को मेजर कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। एक एक नॉर्मल इंसान एक दिन में कितनी सांसें लेता है, ये एवरेज तरीके से मेजर किया जा सकता है। हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो जाए, वो दिखती नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सही रीजन चाहिए। आप लॉ के बच्चों, आपसे कोई पूछ ले, मतलब इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछते हैं कि भैया, इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछते हैं कि भैया टैक्स, भाई टैक्स लगाया, इस मैटर पे टैक्स क्यों लगा सकते, व्हाट इज द रीजन? आप लोग इधर मेजर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हमारे देश में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशन। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उन्हीं मैटर पे क्या लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है। बाकी किसी मैटर पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो पावर टू इंपोज टैक्स, टैक्स लगाने का पावर कोई आपसे पूछे कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। पानी पे टैक्स लगाया जा सकता है, ऐसा कहां लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। हवा पे टैक्स नहीं लगाया जाता, ऐसा कहां नहीं लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए क्या नहीं लगाया जा रहा है टैक्स? सरकार की इच्छा हुई ना, तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। लेकिन यस, उसके लिए काफी मेजोरिटी, काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और आप अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंड करके आप क्या लगा दीजिए, हवा पे भी टैक्स लगा दीजिए। तो पावर टू इंपोज टैक्स कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हाउ लॉस आर मेड, लॉस कैसे बनते हैं, हाउ लॉज आर मेड, लॉ कैसे बनाए जाते हैं। देखो बनाने का पावर कहां से आता है एवरीवन, बनाने का पावर कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे, हाउ लॉज आर मेड, बिल पास करके, है ना। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा क्या करना पड़ेगा, पासिंग देम इन दी पार्लियामेंट, बिल पास करना पड़ेगा। अच्छा बिल कैसे पास होता है, लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पास होता है, फिर कहां जाता है, राज्यसभा में। अच्छा पहले लोकसभा में जाता है कि राज्यसभा में, कहीं पे भी जा सकता है, पहले राज्यसभा में भी जा सकता है, कहीं पे भी पास हो जाए, पास हो जाना चाहिए पहले बात। कहीं पर भी क्या करा लो, जैसे जीएसटी कहीं कहीं राज्यसभा में पहले पास हो गया था, फिर बाद में कहां पास हुआ था, लोकसभा में। तो जैसे इनकम टैक्स का बिल आया होगा, आपने नाम सुना होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है एक्चुअली, इनकम टैक्स एक्ट 1961 1961 में पास हुआ था, इसलिए उस एक्ट के आगे क्या लग गया था, 1961। बिल जब पास हो जाता है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट की क्या मिल जाती है, अप्रूवल, तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। द बिल बिकम्स द एक्ट, बिल कहलाता है एक्ट। इनकम टैक्स पास हुआ था 1961 में, इसलिए उसे कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 1961 से लगना चालू नहीं हुआ था इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लगना चालू हुआ था 1962 से, इनकम टैक्स लगना चालू हुआ था 1962 से, लेकिन पास हुआ था 1961 में, इसलिए हम प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कब दी थी, 1961 में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्या इनकम टैक्स लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है, हाँ है, ऑब्वियसली बात है, तभी क्या करा गया है, लगाया गया है। और लगाने के लिए उन्होंने क्या करवाया होगा, बिल पास किया होगा। इसके बाद आप मुझे बात बताइए कि लॉ को एडमिन कौन करता है, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। बनाती तो कौन है बिल पास करके, पार्लियामेंट, है ना, बनाती तो कौन है, पार्लियामेंट। लॉ देश में सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जुडिशरी तो बेटा बात की बात है। हाँ पहले तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट।
लॉ को चलाने का काम किसका होता है दोस्तों? गवर्नमेंट का होता है। देश में इनकम टैक्स सही से फॉलो हो, देश में जीएसटी सबसे क्या हो, सही से फॉलो हो, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रूलिंग पार्टी की। तो लॉ बनाते कौन है? पार्लियामेंट, लेकिन लॉ को चलाता कौन है? रूलिंग पार्टी, है ना, गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट का हेड कौन होता है बेटा? हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी एक्ट इन द कंट्री? प्राइम मिनिस्टर। कल से कुछ भी इनकम टैक्स में घपला होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में मोदी जी आप भी क्या दो? इस्तीफा दो, क्योंकि आपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को क्या किया है? अपॉइंट किया है। हु इज अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी। मोदी जी ने बोला मेरे पास बहुत काम है यार, यही काम थोड़ी इनकम टैक्स बैठ के देखता रहूंगा, ठीक है, और भी घूमना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, इटली जाना है, तो 10 काम करने हैं। तो मोदी जी ने बोला कि यार देखो मेरे पास टाइम कम है, मैं एक काम करता हूं, ये जो टैक्स लॉ वाला काम है ना, ये डेलीगेट कर देता हूं। आपने बीएस में पढ़ा होगा, है ना, आप वो डेलीगेट कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है ना, ही इज रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनने ही तो काम क्या किया है? डेलीगेट किया है। मोदी जी ने काम किसको डेलीगेट किया होगा? फाइनेंस मिनिस्टर को। मोदी जी ने काम किसको डेलीगेट किया है? फाइनेंस मिनिस्टर। एंड हु इज फाइनेंस मिनिस्टर राइट नाउ? निर्मला जी, है ना, निर्मला जी, निर्मला सीतारमण जी जो है हमारी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। एंड शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। निखिल सर आपको बताएंगे, तो वो जीएसटी वगैरह का भी क्या रहेगा, उनका ध्यान रखते हैं निर्मला सीतारमण जी। अब ध्यान से सुनना, लॉ कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, सिविल लॉ और कौन सा लॉ? क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ कितने टाइप के थे? 3 टाइप के, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एक है मर्केंटाइल लॉ और एक है रेवेन्यू लॉ। रेवेन्यू लॉस आर फॉर द टैक्स कलेक्शन। रेवेन्यू लॉस, फिर मैंने आपको बताया क्या किसी मैटर पे टैक्स लगाया जा सकता है? तो नहीं। पावर टू इंपोज टैक्स कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। हाउ लॉज आर मेड करके वो कहां से आता है? बिल पास करके, यानी पार्लियामेंट पास करती है। और चलाता कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? मोदी जी। मोदी जी ने वो डेलीगेट किसको कर रखा है? फाइनेंस मिनिस्टर। सी एक बात समझिए, फाइनेंस मिनिस्टर अकेले सीतारमण जी नहीं संभाल सकती इनकम टैक्स, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें, उनको जीएसटी भी देखना है, उनको कस्टम्स भी देखना है, उनको और शराब वराब पे, सिगरेट पे और क्या लगते हैं? टैक्सेस लगते हैं, उनको वो भी मैनेज करना है, उनको कंपनीज को भी मैनेज करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी देखना, बहुत सारे काम है उनके पास। तो उन्हें बोला कि यार मेरी हेल्प के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी आती है जो इनकम टैक्स का ध्यान रखती है। कभी नाम सुना होगा इसका आपने? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीतारमण जी ने एक बॉडी बना रखी है इनकम टैक्स का ध्यान रखने के लिए। कौन है वो बॉडी? एपेक्स बॉडी, सीबीडीटी। बहुत बार आपने नाम सीबीडीटी, मैं कभी सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया, सीबीडीटी का सर्कुलर आया, तो मतलब ये क्यों सीबीडीटी क्यों? क्योंकि सीतारमण जी ने बहुत सारे काम का पावर क्या कर दिया है? डेलीगेट। तो मोदी जी ने डेलीगेट किया, मोदी जी ने सीतारमण जी को डेलीगेट किया, सीतारमण जी ने सीबीडीटी को क्या कर रखा है? डेलीगेट कर रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इस जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वैसे एक और एक बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, वो भी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में कितने मेंबर्स है आपको पता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सीबीडीटी? नो आइडिया? आई टेल यू, 6 मेंबर्स। कितने मेंबर है? 6 पर्सन है, प्लस एक चेयरपर्सन है। एक कौन है? चेयरपर्सन है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने मेंबर्स हो गए? अगर देखा जाए तो 7 मेंबर है ना, तो 6 तो है ही सही मेंबर्स, और एक क्या हो गया आपका? चेयरपर्सन। नाउ ये 6 मेंबर्स आते कहां से आपको पता है? हाउ दे आर इलेक्टेड? अगर सीबीडीटी में ये जो 6 मेंबर्स है, ये आए कहां से? चेयरपर्सन आया कहां से? आपने एक एग्जाम का नाम सुना होगा, आईएएस, है ना, उसमें एक उस एग्जाम के अंदर एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस करके एग्जाम होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, है ना, आईआरएस। वो जो क्लियर होते हैं उन लोगों को यहां पर क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है एज अ मेंबर्स। एंड आप आईआरएस बन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो, फिर वहां सीनियर होते होते और आपका प्रमोशन होते होते आपका अगर नॉलेज होता है तो भी कहां पहुंच जाते हो? सीबीडीटी के अंदर पहुंच जाते हो। ठीक है, तो मतलब हम कितने बेस से चालू करें? हम इनकम टैक्स से पहले इनकम टैक्स की जो 10 चीजें हैं कि मोदी जी का क्या रोल है,
सीतारमण जी का क्या रोल है, उसके बाद सीबीडीटी का क्या रोल है, ठीक है। तो सीतारमण जी क्यों कोई बोल देती है कि हम इनकम टैक्स के अंदर ये करके देंगे, इनकम टैक्स में ये बेनिफिट देंगे, या टैक्स रेट बढ़ा देंगे या हम कम कर देंगे, बिकॉज वो काम किसको डेलीगेट किया गया है, उनको। नाउ अब चलो अब देखो तो कितने, एक तो सीतारमण जी देख लो, एक वो, और 7 लोग, ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 8। क्या ये 8 लोग देश में टैक्स कलेक्शन का ध्यान दे सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। इतनी जनता कितनी है और कितना बड़ा देश है, तो इनने ना ऑफिसर्स की आर्मी बना रखी है। क्या कर रखी है? ऑफिसर्स की आर्मी। सीबीडीटी के अंदर ऑफिसर्स की आर्मी आती है जो कि टैक्स कलेक्शन में हेल्प करती है, और उस ऑफिसर की आर्मी जहां पर है उसे कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सबसे ऊपर कौन? संविधान। उसके नीचे कौन? पार्लियामेंट। उसके नीचे कौन? मोदी जी। उसके नीचे कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। उसके नीचे कौन? सीबीडीटी। सीबीडीटी के अंडर कौन आता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट इज ऑफिसर्स आर्मी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ये है ना 18 रीजन में डिवाइडेड है, 18 रीजन्स में डिवाइडेड है। 18 रीजन्स। इंडिया को कितने रीजन्स में बांटा गया है? 18। तो 18 डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स। एमपीसीजी एक, महाराष्ट्र एक, गोवा एक, कर्नाटका एक, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड क्या बन जाएगा? एक रीजन। तो ऐसे कितने रीजन में डिवाइड किया गया है? 18 रीजन्स में डिवाइड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 18 रीजन है, प्लस एक और रीजन, एक रीजन नहीं बोलना चाहिए उसको, एक इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट हो गया, एक मतलब एक डिपार्टमेंट इन द सेंस एक अलग रीजन। तो हमारे देश को कितने पार्ट में बांटा है? 18 पार्ट में, प्लस 1 किसके लिए है? इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए है, +1 फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन। हमारे लिए, जैसे अगर आप इंदौर में प्रैक्टिस करेंगे, एमपी में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे लिए तो एमपीसीजी लगेगा डिपार्टमेंट, और जो हमारे डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर्स है इनकम टैक्स का एमपी का, वो भोपाल है। वो क्या रहेगा? भोपाल। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, उनकी जनरली स्टेट कैपिटल से क्या होती है, उनका हेडक्वार्टर्स होता है उस रीजन का। अब ये डिपार्टमेंट आता है, ये डिपार्टमेंट के अंदर आर्मी है, ये डिपार्टमेंट के अंदर आर्मी है। आपको पता है हु इज द हाईएस्ट रैंक ऑफिसर इन इनकम टैक्स? इनकम टैक्स का हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन होता है? मतलब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, उसके डिपार्टमेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लेना देना किससे पड़ेगा? बार बार उस डिपार्टमेंट से। ऑल्दो इंटर लेवल पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, फाइनल लेवल पे ज्यादा पड़ती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। आपने दोनों को इनकम टैक्स से नोटिस आया, हु इज द पर्सन हु सेंड द नोटिस? वो कौन है? जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट आपको पता होगा, कमिश्नर हो गया, कमिश्नर के वो नीचे कोई पोस्ट होगी, फिर उसके नीचे कोई पोस्ट होगी, फिर नीचे सब इंस्पेक्टर, टीआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ऐसे चलता है। तो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है वो होता है पीसीसीआईटी। पीसीसीआईटी कौन होता है हाईएस्ट रैंक ऑफिसर? पीसीसीआईटी। फुल फॉर्म ऑफ पीसीसीआईटी इज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हाईएस्ट रैंक ऑफिसर ये होता है दोस्तों। इसके नीचे जो रैंक ऑफिसर होता है ना, वो होता है सीसीआईटी। वो कौन होता है? सीसीआईटी। सीसीआईटी इज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसको हम क्या कहते हैं? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं। चीफ कमिश्नर के नीचे की जो रैंक का ऑफिसर होता है वो होता है पीसीआईटी। वो होता है पीसीआईटी। पीसीआईटी इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ध्यान से देखना, पीसीसीआईटी, फुल फॉर्म ऑफ पीसीसीआईटी इज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, है ना। सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर पीसीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे जो एक रैंक का ऑफिसर होता है वो होता है सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स का कमिश्नर है वो कौन होता है? आपका सीआईटी, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस इनकम टैक्स कमिश्नर के नीचे जो आते हैं वो आते हैं जेसीआईटी,
जो रैंक होती है वो क्या होती है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे जो रैंक होती है वो होती है डीसीआईटी या एसीआईटी, दोनों साथ में इस सेम रैंक ऑफिसर होते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, क्या कहते हैं उन्हें, दो अलग अलग पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट अलग है, डेप्यूटी कमिश्नर की पोस्ट क्या है, अलग है, लेकिन दोनों की रैंक क्या है दोस्तों, सेम है। दोनों सेम रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। तो नीचे आ गया एसीआईटी। एसीआईटी के नीचे जो होते हैं ना, एसीआईटी के नीचे फिर जो इनकम टैक्स ऑफिसर, इनके नीचे जो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर लाइक इंस्पेक्टर वगैरह वो सब आते हैं। और फिर इनके नीचे जैसे स्टाफ आ जाता है, इनके नीचे क्या आता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो क्या होता है स्टाफ, बाबू जिसको अपन कहते हैं कि भाई वो प्यून, इस लाइक प्यून कैटेगरी कोई जो वो है, या फिर इनकम टैक्स कमिश्नर के ड्राइवर्स वगैरह हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर के क्या हो गए ड्राइवर्स, ये पूरे क्या हो गए दोस्तों उनका स्टाफ। सो आप देखिए हायरार्की कैसी बनती है। इनकम टैक्स ऑफिसर, ध्यान से देखना, इनकम टैक्स ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स assistant commissioner of income tax. Assistant commissioner of income tax is responsible towards joint commissioner of income tax. Joint commissioner is responsible towards commissioner of income tax. Commissioner of income tax is responsible towards principal commissioner of income tax. Principal commissioner is responsible towards chief commissioner of income tax, and chief commissioner is responsible towards principal chief commissioner of income tax. Principal chief commissioner is responsible towards CBDT. Towards CBDT. CBDT is responsible towards finance minister. Finance minister is responsible towards Modi ji. Modi ji is responsible in parliament, and parliament is responsible in the eyes of constitution. This is how the things work. This is the hierarchy. ये सिस्टम, ये हमारा पूरा क्या है, इनकम टैक्स का सिस्टम है ना। जैसे ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना दोस्तों, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जनरली आपने सुना होगा नोटिस आया, इनकम टैक्स से बुलावा आया है ना। तो वो बुलावा देने वाले जो जनरली होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं। कौन से, ये जेसीआईटी, डीएसीआईटी, ये लोग होते हैं। इन्हें हम एओ कहते हैं, आओ, प्यार से क्या कहते हैं, आओ। आओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। क्या कहते हैं इन्हें, असेसिंग ऑफिसर। असेस करते हैं, हमारी इनकम को क्या करते हैं, चेक करते हैं। हमारी इनकम हमने जो बताई है वो सही है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, असेसिंग ऑफिसर, एओ, है ना। ये जैसे कभी आपको कोई सेक्शन में लिखा कि एओ का नोटिस आएगा या जेसीआईटी की क्या लगेगी, परमिशन लगेगी तो ही ये काम कर सकते हो, नहीं तो ये काम नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज जेसीआईटी, ठीक है। इट्स लाइक दिस। ये बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीजें हैं। जो लिख रहा है अच्छी बात है, जो नहीं लिख रहा है कोई बात नहीं, बस याद जरूर रखना, कभी ना कभी ये चीजें काम आ सकती है। नाउ यहां तक पहुंच जाते हैं वापस से। कितने टाइप के लॉ थे, दो टाइप के, सिविल लॉ और क्रिमिनल। देखो आज का तो वैसे कुछ है नहीं, बट मेरे को वो तरीका, मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। दो टाइप के लॉ थे, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉज आर दोज लॉज विच आर मेड टू गवर्न द सोसाइटी एज वेल एज बिजनेस. Some types of civil laws are mercantile laws to run the business, to run the society, administrative law, and revenue law for tax collection. Tax can be collected on any matter? No. The power to collect tax come from Constitution. Then how the power is being used? Bill pass करके. And who pass the bill? Parliament. Who administer the law? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे रखा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री को. अगर कोई अलग लॉ होगा तो वो क्या होगा? किसी अलग मिनिस्ट्री का होगा. हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काम किसको दे रखा है? सीबीडीटी. सीबीडीटी के अंदर कितने मेंबर्स है? 7, है ना. मतलब 6 मेंबर्स है और एक क्या है? चेयरपर्सन है. एक चेयरपर्सन है. और उसके बाद आते हैं सीबीडीटी के अंदर क्या आता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. पूरे इंडिया को कितने रीजन में बांटा है? 18 रीजन में बांटा है. और एक कौन सा रीजन है? इंटरनेशनल टैक्सेशन का. ठीक है. जिस इंटरनेशनल टैक्सेशन का बेसिकली जो हेडक्वार्टर्स वो मुंबई और बेंगलुरु होता है. 2 जगह है, मुंबई और बेंगलुरु इंटरनेशनल टैक्सेशन का. अपने एमपी का तो आपको पता है, मैंने बताया भोपाल है. फिर हु इज द हाईएस्ट रैंक ऑफिसर? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ढंग से कोई काम नहीं करते. वो क्या करते हैं? सब सारे सीसीआईटी ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं.
तो वो अब जैसे हर एक स्टेट का क्या होगा, सीसीआईटी होगा, इन सबसे अब वो एक ही कौन होगा, पीसीसीआईटी। तो वो क्या करेंगे, सीसीआईटी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनका ध्यान रखना। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी यही काम करते हैं बेसिकली कि सीआईटी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो ग्राउंड वर्क करता है, जो काम करते हैं, वो कौन से ऑफिसर्स होते हैं, सीआईटी भी होता है। बड़े केसेस जनरली सीआईटी हैंडल कर लेते हैं, नहीं तो फिर जॉइंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्यूटी कमिश्नर है। इन ऑफिसर्स जो चेक करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, असेसिंग ऑफिसर, एओ। एंड उस प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के थ्रू ये चेक करते हैं उसको असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, असेसमेंट। देखो दो वर्ड, एक वर्ड तो क्या हो गया, असेसिंग ऑफिसर, हु असेस द इनकम, बेसिकली इज द असेसिंग ऑफ। दिस इज नॉट द लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन जब जरूरत पड़ेगी आपको सेक्शन वाइज मैं आपको क्या करूंगा, लिखवाऊंगा। जो चेकिंग होती है इनकम की उसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट। एंड जिसकी चेकिंग होती है वो कहलाता है असेसी। क्या कहलाता है, असेसी। असेसी की भी डेफिनेशन है, असेसमेंट की भी क्या है, डेफिनेशन। लेकिन ये कब देखेंगे हम, जब जरूरत पड़ेगी, है ना। आपको एक डेफिनेशन करके मैं लिस्ट बनवाऊंगा तो वहां पर हम ये चीजें देखा करेंगे। 3 वर्ड बताए, एओ मतलब ऑफिसर, है ना, वो जो चेक करता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू चेक करता है उसे क्या कहते हैं, असेसमेंट। और तीसरा टर्म क्या था, जिसकी चेकिंग होती है वो क्या कहलाता है, असेसी। जैसे मेरी इनकम की वो लोग क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो मैं क्या हूं, असेसी। जो मेरी इनकम चेक कर रहा है वो मेरा क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर। एंड वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो चेक करेगा वो क्या कहेगा, असेसमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको आज बताया। ठीक है, सो इतना ही देखते हैं, आज कुछ नहीं करते। कल और पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना। अभी तो सिलेबस डिसाइड करेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने सेक्शन है, क्या है। कल कितने बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक का टाइम था ना। ठीक है, तो आज यही एंड करते हैं, बाकी की बातें अपन कल करेंगे। थैंक यू।